हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, अब हमारा टॉपिक है स्प्रिंग एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या होती हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं और इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, आज इसमें समझेंगे और कोशिश करेंगे कि स्प्रिंग जो एनर्जी हम पढ़ाएं उसमें आपको एक बार फिर से स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बता दें। तो आज स्प्रिंग से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर होंगे। आज आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्प्रिंग की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझेंगे, और साथ साथ एक खास है कि स्प्रिंग का लंबाई के साथ किस तरीके से रिलेशन होता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को या स्प्रिंग एनर्जी को। यहाँ दोनों एक साथ वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचना, कितना खींचेगी, कितना नहीं खींचेगी, कितना वो दबेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी पर डिपेंड करते हैं। इस वजह से स्प्रिंग ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा भी या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोई भी स्टूडेंट लिखेगा नहीं, केवल बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान से समझो। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है। क्या है? एक स्प्रिंग। ये लीजिए, ये हमने एक स्प्रिंग ले ली और ये जो स्प्रिंग है ये एक ब्लॉक से जुड़ी है जिसका मास है कैपिटल M। ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है, ना तो इस पे कोई फोर्स लग रहा है ना ये मूवेबल है, और ये जो पोजीशन है ये है x बराबर 0 की, जिसको हम कहेंगे माध्य स्थिति, ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस लेवल, कुछ भी कहो, ये माध्य स्थिति है। यहाँ उसको कोई भी एनर्जी नहीं है इसके पास, ना तो काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। तो इस पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? 0। ये क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट या माध्य स्थिति। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि यदि हम इस बॉक्स को खींचें, क्या करें? इस बॉक्स को खींचें, तो जैसे हम इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो ये इस जगह पहुंच जाएगी, कैपिटल M पे पहुंच जाएगी, और हम मानते हैं कि खींचने के बाद यहाँ से ये x डिस्प्लेस हो गया, प्लस x है, प्लस डायरेक्शन में है, तो हमने प्लस x क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। अब सोचो, जब किसी स्प्रिंग को यहाँ से ऐसे खींचा जाता है तो हमको दम लगानी पड़ती है। दम से रिलेटेड क्या मतलब है? हमको बल लगाना पड़ता है, और हम इसको यहाँ पकड़ के बैठे हैं। क्यों पकड़ के बैठना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम जैसे ही छोड़ने की कोशिश करेंगे स्प्रिंग वापस अपनी स्थिति में जाना चाहती है, अपनी मूल स्थिति में वापस जाना चाहती है, अपनी पोजीशन को रिकवर करना चाहती है, रीस्टोर करना चाहती है। इस वर्ड को ध्यान से सुनना। यदि कोई भी बॉक्स या कोई भी स्प्रिंग अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए, रिकवर करने के लिए कोई फोर्स लगाती है तो उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। अभी समझाएंगे ये क्या होता है और आप ही से निकलवाएंगे इसका फॉर्मूला। रीस्टोरिंग फोर्स, इसको स्प्रिंग फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, हमने इस बॉक्स को खींच के यहाँ पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बॉक्स को खींच रहे हैं पीछे की तरफ एक बल लग रहा है। अच्छा सोचो, यहाँ से इसको उठा के यहाँ तक खींचना क्या आसान होगा क्या पहले की तुलना में? नहीं सर, और मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ स्प्रिंग को खींचने वाला कोई फोर्स नहीं था। जब हमने बॉक्स को यहाँ तक खींचा तो पीछे की तरफ एक फोर्स लग गया जो इसको खींच रहा है वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए। लेकिन हम इसको और आगे बढ़ा दिए तो ये जो पीछे खींचने वाला फोर्स है और बढ़ गया। इसका मतलब अपनी स्थिति को रिकवर करवाने वाला जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। जितना ज़्यादा दूरी तक लेके जाओगे वो उतना ही ज़्यादा लगेगा, बॉक्स जो है छोड़ने पर उतनी तेजी से आएगा। बात समझ में आया?
जैसे जैसे हम बॉक्स को खींच खींच के आगे की तरफ लेके जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स या वापस लाने वाला फोर्स बढ़ रहा है। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि यहाँ जो भी रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, फोर्स। और जब भी दुनिया में प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो हम Fr बराबर क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ गया k, ये आ गया x। और k क्या है, k है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। सर k का मतलब क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि स्प्रिंग टाइट है या सॉफ्ट है। यदि k की वैल्यू ज़्यादा है तो स्प्रिंग कैसी होगी, हार्ड होगी। और k की वैल्यू कम है तो स्प्रिंग कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अभी हम समझाएंगे कि कई बार क्वेश्चन आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को जोड़ा जाए तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी या घटेगी, यदि समांतर क्रम में स्प्रिंगों को जोड़ा जाए तो उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस बढ़ेगी या घटेगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक एक बात क्लियर हो गई कि स्प्रिंग को यदि खींच के आगे तक लेके जा रहे हो तो जितना आगे लेके जाओगे, जितना डिस्प्लेसमेंट करवाओगे, उतना ही वापस पीछे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड। एक बात तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जा तो आगे की तरफ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम प्लस डायरेक्शन में कर रहे हैं और फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब डायरेक्शन की बात आएगी तो कहीं ना कहीं वेक्टर आएगा, क्योंकि हमारा फोर्स भी क्या है, वेक्टर। तो फोर्स कहाँ लग रहा है सर, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ये लो जी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है प्लस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हमने लगा दिया, क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो डायरेक्शन के साथ इस्तेमाल करोगे तो माइनस लगाओगे और मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करोगे तो kx लिखोगे। बात आया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको समझना है पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल वहां स्टोर होती है जहां संरक्षी बल क्षेत्र हो या जहां पे जो काम हो रहा है वो अगेंस्ट में हो रहा हो, किसके, कंजर्वेटिव या संरक्षी बल के। और हमको पता है कि प्रत्यानयन जो बल है, स्प्रिंग जो फोर्स है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है वो, एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और यदि एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके विपरीत दिशा में किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी को इकट्ठा करेगा। इसका मतलब ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो जैसे जैसे बॉक्स को आप आगे लेके जाओगे तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हम इस चीज को प्रूफ भी करेंगे कि किस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टोर होगी। बट अब तक का जो हमने आपको स्प्रिंग एनर्जी का या स्प्रिंग का एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें 2-3 बातें क्लियर हो गई। ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, रेफरेंस लेवल है, जहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करोगे उसको रीस्टोर करने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, वो भी इंक्रीज होगा। और हमने कहा कि यदि आप प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, स्ट्रेच्ड कर रहे हो, स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ लगेगा। और यदि आप स्प्रिंग को दबा रहे हो, सोचो स्प्रिंग को दबा के आप यहां तक ले आए, तो स्प्रिंग को दबाने में भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और दबाओगे तो और काम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप इधर दबाओगे तो इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वापस रीस्टोर होना चाहेगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हैं, नेगेटिव में, फोर्स कहां लग रहा है, पॉजिटिव में। तो ये समझ लीजिए कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा 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 डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा, क्योंकि वो रीस्टोर करना चाहता है, पुरानी स्थिति में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और पोटेंशियल एनर्जी केवल संरक्षी बलों के लिए ही एक्सप्लेन होगी। हमारा बल कैसा है, संरक्षी बल। तो यहां हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे
यदि ये असंरक्षी बल होता तो हम पोटेंशियल एनर्जी को नहीं पढ़ते। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी आती है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास होगी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग एनर्जी। जब किसी स्प्रिंग को खींचा मतलब स्ट्रेच करें या प्रेस करें, कंप्रेस करें, दबाएं, तो प्रत्यानयन बल जो कि विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है के विरुद्ध किया गया कार्य किसके रूप में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। ये एक समरी के तौर पे लिख दिया है जिससे आपको चीजें याद रहें। और हम बना दिए एक स्प्रिंग, या हमारा एक बॉक्स है। तो बॉक्स की ये क्या है, मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है। और यदि ये किसी भी बॉक्स की माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन है, तो हमने क्या लिखा है, स्प्रिंग के लिए सापेक्ष तल रेफरेंस लेवल माध्य स्थिति ही होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, 0। अरे कितनी होगी भाई साहब, 0 होगी। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हम जो है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग अवेलेबल होती है और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ एक मास भी उपलब्ध होता है जिसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल M। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है और हम मान लेते हैं कि जो हमारी मीन पोजीशन है, 1 सेकेंड, हाँ, हमारी जो मीन पोजीशन है वो x बराबर 0 पे है। चलिए, हमारी मीन पोजीशन है x बराबर 0 पे, जो कि यहाँ है। और x बराबर 0 से हम इस बॉक्स को खिसका के थोड़ा सा आगे की तरफ ले गए हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दिया और ये बॉक्स पहुंच गया। इमेजनरी तौर पे मान लीजिए कि ये बॉक्स यहाँ पहुंच गया है। ये लो जी, मास कितना है, कैपिटल है। और ये जो पोजीशन है ये हो गई x, तो ये हम इनिशियल पॉइंट मानेंगे और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। अब हमको बताइए कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में किया गया कार्य कैसे निकालें। अब तक जो पढ़ाया है उसके आधार पे आपको बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दें क्या, ए से लेके बी तक या इनिशियल से लेके फाइनल तक पहुंचने में किया गया कार्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, हमको कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निकालना है, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कलेक्ट होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ गया कि वर्क जो निकालना है वो कौन सा निकालना है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, रीस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट माना 0 से लेके x तक गए तो x डिस्प्लेसमेंट हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगता है, पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि इस ब्लॉक को वो कहाँ लाना चाहता है, वो इस ब्लॉक को पीछे लाना चाहता है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। तो दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 180 का है। तो क्या लिखेंगे, cos 180। आंसर क्या है, -FRX। लेकिन तकलीफ है, क्या है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हमारा फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म हो या नियत हो। जैसे F बराबर 2 न्यूटन, जैसे F बराबर 5 न्यूटन। यदि हमारा फोर्स नियत होता तो हम जो भी हमारे फोर्स की वैल्यू है उसका डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारा फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अंतर बस इतना सा आएगा कि इस फॉर्मूले को आप इंटीग्रेशन के साथ इस्तेमाल करोगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, W इंटीग्रेशन इनिशियल पॉइंट से कहाँ जाना है, फाइनल पॉइंट तक। तो हम x में जा रहे हैं तो x इनिशियल, x फाइनल हो गया। फोर्स हमारा जो भी वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं F क्या है, दूरी के साथ बदल रहा है। क्या है, F दूरी के साथ बदल रहा है। फोर्स हो गया FR रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन है। तो पहले हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है, dx ले लिया। और इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 180,
क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगता है, पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ। और हम देखें तो थीटा बराबर कितना हो रहा है, 180। हम यदि इसकी वैल्यू निकालें तो x इनिशियल कितना है, 0 पे था, बाद में कहाँ पहुंच गया, x डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। फोर्स कितना है, kx है, और हमारा जो dx है, और cos 180 कितना होता है, -1। आप सोच रहे होंगे सर माइनस kx क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले ली -1, ठीक है। यदि आप डायरेक्शन नहीं लोगे तो आपको फोर्स की वैल्यू सीधी -kx रखनी पड़ेगी। कुल मिला के हमने एफ आर का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया। आप जानते हैं ना ये बात तो, कि डॉट प्रोडक्ट जब होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तो कैसे करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच की क्या होती है, एंगल। तो जब हम ये मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हैं तो जो डायरेक्शन में चेंजेस हैं वो थीटा के अकॉर्डिंग शो कर देते हैं, जो कि cos 180 है, और ये बता रहा है cos 180 कि रिस्टोरिंग फोर्स और x कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व। चलिए देखिए, W निकालते हैं। W किसके कारण आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, क्योंकि फोर्स कौन सा लिया है, कंजर्वेटिव, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के। चलिए तो इंटीग्रेशन 0 से x, अच्छा माइनस बाहर निकाल दें, यस सर, और k भी कोई काम का नहीं है, यस सर। x आ गया, 0 से लेके x आ गया, और ये क्या आ गया, dx। जरा बताइए, -kx² आ जाएगा क्या, x²/2, और 0 से लेके x। जरा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, kx²/2। हाँ सर, आ गया सर। ये क्या आया है, ये केवल आया है वर्कडन, किसके द्वारा किया गया, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, वैसे तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी चेंज के रूप में देखी जाएगी, जहां आप पहुंचे हो माइनस इनिशियल पॉइंट, और ये हमेशा बराबर होता है नेगेटिव, अपोजिट काम करना है कंजर्वेटिव फोर्स के। ये लो जी। तो हम देखें इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रेफरेंस लेवल है तो 0 है, तो क्या लिख सकते हैं, U फाइनल -0 बराबर -kx²/2, माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, kx²/2, या U बराबर कितना आ गया, kx²/2। ये लो जी आंसर, ये हमारा क्या है, आंसर। अब इसमें बहुत अच्छी एक बात छुपी है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। हर एक फॉर्मूला हर एक ट्रिक के साथ लगता है। जैसे ये फॉर्मूला आप कहाँ अप्लाई करोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला केवल उसी जगह अप्लाई होगा जहां स्प्रिंग का जो ब्लॉक है उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कही गई हो, कि इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, 10 मीटर है, x1 है, x2 है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन आपसे यदि फोर्स की बात करेगा तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा, इसके लिए जरूरी होगा हम एक नया फॉर्मूला बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, kx सॉरी, और x बराबर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, F/k। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने अभी 1/2 kx² कर लीजिए, kx²/2 पढ़ लीजिए। अब यदि x की जगह हम ये लिख दें 1/2 k और F/k का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 1/2 k F²/k², ये k से k कट गया तो कितना आया, F²/2k। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का नया फॉर्मूला है, जो कब लगेगा, जब फोर्स की बात की जाएगी क्वेश्चन में, और ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। ये अंतर आप समझ गए ना, इसका मतलब आप पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है यही सब करवाते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पढ़ेसरी बनने से बनते हैं, नहीं, दिमाग से यदि किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो, तो क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। तो ये लो जी, U बराबर ½ kx², ये कब लगेगा, जब किसकी बात हो, पोजीशन की या स्थिति की बात हो,
या डिस्प्लेसमेंट की बात हो, जो भी आपको पसंद हो, आप कहेंगे सर स्थिति, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, नहीं है। दो पोजीशन से मिलकर डिस्प्लेसमेंट बनता है। जैसे क्वेश्चन अभी अभी करवाया था आपको पोटेंशियल एनर्जी में, एक दो कोई पोजीशन है ए, यहाँ से चल के स्प्रिंग को यहाँ ले जाया गया है, किस पे, 2 3 पे, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल होगी, डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ एक ही है। ये कब लगेगा, जब किसकी बात हो, फोर्स की बात हो, देसी लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ, ये हम बाद में करेंगे। ये देखो न्यूमेरिकल, एक स्प्रिंग को माध्य स्थिति से, स्थिति थोड़ा लिखना गलत लिख दिया है बट कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए। एक स्प्रिंग को मीन पोजीशन से स्थिति, माध्य स्थिति से x विस्थापित करने में किया गया कार्य W1 है। कुल मिला के 0 से लेके x तक ले जाने में जो किया गया कार्य वो कितना किया है, W1 किया है। तथा माध्य स्थिति से 2x विस्थापित करने में, माध्य स्थिति से कितना विस्थापित करने में, 2x विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना है, W2 है। तथा माध्य स्थिति से 3x विस्थापित करने में, भाई चाहता क्या है, ये हो गया 3x। 1 सेकेंड, अब थोड़ा सा हम इस चित्र को तरीके से बढ़ाएंगे। ये 2x विस्थापित हो गया, ये हो गया 3x। कितना कार्य है, W3 है। तो बताइए W1, W2, W3 का, ये तो आप खुद बता दीजिए, हम क्या बताएं। अब देखिए क्वेश्चन में बात की गई है डिस्प्लेसमेंट की, कि माध्य स्थिति से x, 2x, 3x, कहीं फोर्स की बात की है क्या, नहीं। तो किया गया कार्य या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकाली जाएगी, ½ kx² से, f वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम W1 देखें तो क्या लिखेंगे, 1/2 kx1 का स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग तो वही है, स्प्रिंग वही है, एक ही स्प्रिंग है, तो हमने क्या मान लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के रेशो 1/2 kx2² रेशो 1/2 kx3²। दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे कह रहा है वैसा वैसा कर दें। आप चाहो तो इसको U1, U2, U3 भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का रेशो भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए अब देखो पूरे में 1/2 k इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप समझने के लिए कैंसिल आउट कर दीजिएगा, बट हम ऐसा लिख देते हैं, x1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। चलिए x1 कितना है सर, वो x दे रखा है, x2 कितना है सर, वो 2x दे रखा है, और x3 कितना है सर, वो 3x दे रखा है। क्योंकि x तक करने में W1 कार्य है, 2x तक करने में W2 कार्य है, 3x तक करने में W3 कार्य। हाँ जी, कितना आ जाएगा, x² का रेशो 4x² और 9x²। अब देखो सब जगह क्या है, x² है, तो हमारा आंसर आ गया W1 का रेशो W2 के साथ, W2 का रेशो 3 के साथ कितना आया, 1/4/9। ये लो जी, आंसर आ गया तुम्हारा। क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, वो कहता आगे 4x किया है तो 16 आ जाता, 5x किया है तो 25 आ जाता। अच्छा हम आपसे पूछें व्हाट इज द रेशियो W1/W2, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आ गया 1/4 का रेशो। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो W1 है वो केवल W2 का 1/4 है, या ये कह सकते हैं कि W2 जो है वो 4 गुना है W1 का। इस तरीके से आप चाहें तो W2 का रेशो W3 के साथ भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा सर, 4/9 लिख सकते हैं। कि देखो क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे बनते हैं, आपको हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में इस टाइप का न्यूमेरिकल करवा रखा है। तो W2 W3 का रेशो क्या है, 4/9 है। इसका मतलब W2 जो है वो 4/9 गुना है किसका, W3 का, मतलब किए गए कार्य का, या उल्टा भी पॉसिबल है। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे W1 W3 में रिलेशन चाहिए, तो W2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ लिख दो। तो W1 है ना, एक काम करें, समझ में आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल गया हमको, ये पता चल गया कि W1 जो है वो 1/4, तो ठीक है, W2 की वैल्यू कितनी है, 4/9 W3। इसका मतलब 4 से 4 कट गया तो W3/9।
सर इतना करने की क्या जरूरत थी? नहीं, बस हमको तो ऐसे समझाना था, बाकी का पता तो सीधा भी लग रहा है। W1 का रेशो W3 के साथ 1/9 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, लगभग वैसा ही है और आप खुद अपने लेवल पे इसको करके बताओगे। एक स्प्रिंग को माध्य स्थिति से x विस्थापित करने में, सर लग रहा है वही क्वेश्चन दे दिए हैं, नहीं थोड़ा सा अलग है। 0 से लेके माध्य स्थिति x तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W1 है। ओके, तथा अगले x विस्थापित करने में किया गया कार्य W है। अब अगला x विस्थापित करना है, अगला क्या विस्थापित करना है? x। मतलब यहां से अगला x विस्थापित करने में, तो यहां से कितना दूरी हो जाएगा? 2x। अरे यहां 0 से x ही है, अगला x कर दिया, ये अगला x हो गया। कितना कार्य करना पड़ेगा? W2। फिर कह रहा है कि अगला और x विस्थापित करें। ये लो जी, हमने एक x और विस्थापित कर दिया। अब टोटल कितना हो गया? 3x। ये x हो गया और कार्य कितना लगेगा? W3। अब ध्यान रखना, W1 केवल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक W2 है, यहां से यहां तक W2 नहीं है, उसने कह दिया है। तो कह रहा है कि इनका रेशो बताओ, बता देंगे उसमें क्या है। देखो, हमको रेशो बताना है तो बड़ा आसान काम है, मुश्किल है ही नहीं। स्प्रिंग को W1 तक ले जाने में, या ऐसा कह सकते हैं हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 से मतलब माध्य स्थिति से x तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो ½ kx² है, ये सबको पता है। और 0 से लेके सर 2x तक ले जाने में जो किया गया कार्य, हम W2 नहीं लिख रहे हैं, देख ध्यान रखना, हम लिख रहे हैं W बराबर, या W डैश कर लो, कितना आ रहा है? 1/2 k 2x का स्क्वायर। कितना आया? 1/2 k 4x का स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 आगे ले लो, 1/2 k x²। यस सर। हाँ जी, W से लेके 3x तक निकालें तो W डबल डैश बराबर 1/2 k। क्यों निकाल रहे हो? रुक जाओ, अभी समझा रहे हैं, बट एक बार आप खुद अपने लेवल पे करने की कोशिश करो। कितना आ जाएगा? अरे बोलिए भाई। ये लो जी, ठीक है। क्या पता चला हमको? 0 से लेके x तक काम कितना है? W1 है, ठीक है। 0 से लेके 2x तक, मतलब यहां से लेके सीधा यहां तक काम कितना है? 4। किसका? 4 टाइम्स है इसका, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4W1। और 0 से लेके 3x तक कितना लिख सकते हैं? 9W1। तो एक बात हमको बताइए, क्या बताइए, यहां तक W1 है, हाँ जी, यहां तक कितना है? W1। और यहां से यहां तक कितना है? W डैश। तो इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। इसका मतलब आप चाहते हैं W2, तो क्या आएगा? यहां से लेके यहां तक W डैश में से क्या घटाना पड़ेगा? पहले वाला घटा दो, W1। तो W डैश कितना आया जी? 4W1 माइनस W1 कितना आया जी? 3 आएगा, 3W1। तो काम कितना आ गया? W2 बराबर 3W1। ये लो जी, पहला आ गया। अब देखो, यहां से लेके यहां तक कितना कार्य है? W डबल डैश। तो W3 कैसे निकालेंगे? बड़ा सोचने वाला पॉइंट है ये। कैसे? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहां से लेके यहां तक कितना है टोटल? W डबल डैश। तो इसमें से पूरा घटाना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक घटाना पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? W डैश। चलिए कितना आ जाएगा? ये है 9W1, ये कितना है? 4W1, कितना आया? 5W। ये लो जी, W3 आ गया। अब आपका रेशो भी निकाल सकते हो, W1 रेशो W2 रेशो W3 बराबर 1:3:5। आगे भी निकाल सकते हो 7। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, चीज़ें वही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि केवल नियतांकी स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर विस्थापित करने में, देखो उसने डेटा दिया है कि 0 से कितना विस्थापित करना है? 4 सेंटीमीटर तक। कार्य है W। ओके,
या स्थितिज ऊर्जा U है, मतलब वही कहा है हमने, या तो कार्य का हो या स्टोर करने वाली स्थितिज ऊर्जा का हो। तो माध्य स्थिति से 20 सेंटीमीटर तक विस्थापित करने में कितना वर्क डन होगा। तो यदि हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन की, जो कि 0 से लेके 4 सेंटीमीटर है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, W बराबर, जो कि दे रखा है कार्य W है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 1/2 के x की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्चुअली जो आंसर्स हैं उसमें सेंटीमीटर को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो W के फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो यहाँ बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरिजन का है। ठीक है, तो कितना आया 1/2 के और 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर है ना, 16 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई W। अब हम कर सकते हैं, कह रहा है कि 0 से लेके 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको W डैश मान लेते हैं। तो 1/2 के 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 के 400। अब सर कैसे रिलेशन निकालें, बड़ा आसान है। W डैश में यदि W का भाग लगा दिया जाए तो 1/2 के 400 में डिवाइड किसका हो जाएगा 1/2 के किसका 16 का, यही होगा। यस सर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यस सर, यदि हम इसको 8 से कैंसिल आउट करें तो 50, ये आ जाएगा 25। तो W डैश जो है वो 25 गुना आ गया किसका, पहले वाले का। अब इसमें एक तरीका और है, यदि आप सीधा सीधा यहीं देख लें, यदि इसको हम x मान लें तो ये कितना है, x का कितना गुना कर दें 5 गुना, ये 5x है। देखो जरा 5 का मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20। तो यदि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हाफ के 25x स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 25 गुना हो गया किसका हाफ के एक्स स्क्वायर का, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दे दिया है क्या। एक काम करते हैं, चलो सेम क्वेश्चन दे दिया है तो हम आपके लिए डेटा चेंज कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने का मौका मिल जाएगा एक, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये है आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 81 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन करके बताइएगा। 81 सेंटीमीटर का एक तो माफ करना, चलो ओहो कोई बात नहीं, 81 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन करके बताना, आ जाएगा आंसर। ये देख लिया अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन, यहां लिख देते हैं। स्पेशल क्या है सर इसमें, ये समझदारी का क्वेश्चन है। यदि दो स्प्रिंग के बल नियतांक K1 व K2 है, मतलब दो स्प्रिंग है हमारे पास जिसके बल नियतांक K1 और K2 दे रखे हैं, और ये दे रखा है कि K1 ज्यादा है K2 से। स्प्रिंग कौन सी हार्ड है, K1 वाली हार्ड है, K2 वाली सॉफ्ट है, ऐसा हम वैसे पूछ लिए, बाकी का यहाँ यूज नहीं है। दो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 K2, या दो स्प्रिंग हमारे पास, हम बना देते हैं डायग्राम आपके लिए जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है K1, और एक हमारे पास दूसरी स्प्रिंग है, हमको नहीं पता है बड़ी है कि छोटी है, लेकिन हमने सिंपल वे में ड्रॉ कर लिया, दैट इज द K2। ये हमारी हो गई K1, ये हमारी हो गई K2। ठीक है, चलिए K1 व K2 दो स्प्रिंग हैं तथा दोनों स्प्रिंग में, ध्यान से पढ़ो, समान भार लटकाया जाए,
भार का मतलब वेट, वेट का मतलब फोर्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, वो है सेम फोर्स का क्वेश्चन है। ये किसका है, ये सेम फोर्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, बल की। आप खुद करके देखोगे तो आपके आंसर उल्टे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप सोच रहे हो भाड़ में जाने दो, जो कहा है समान भार है कि नहीं। आप तो ये देख लो K1 ज़्यादा है कि K2 ज़्यादा है, और फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है U बराबर हाफ KX²। तो सर यदि K1 ज़्यादा है तो U1 भी ज़्यादा होगा, K2 कम है तो U2 भी कम होगा। तो आंसर लगा दोगे अब B वाला, सॉरी A वाला। लेकिन आंसर ये गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि समान भार दिया गया है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समान भार की स्थिति में। इसका मतलब है कि स्प्रिंग से मास जो है वो बराबर लटकाया है, तो सेम फोर्स लग गया है, तो सेम रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसका मतलब U बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F²/2K। अब कौन सी चीज सेम है, फोर्स सेम है, तो K1 के हिसाब से U1 आ जाएगा और K2 के हिसाब से U2 आ जाएगा, 2K2। अब हम ऐसा करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो बताइए क्या आएगा, U1/U2। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब K2 कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो हम क्या देखेंगे, हमको पता है कि सर K2 कम है तो U1 भी कम है। हमको पता है कि K2 कैसा है, कम है K1 से, तो U2 भी क्या हो, सॉरी K2 के सामने क्या है, U1, तो U1 भी कम होगा U2। ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, सेम फोर्स है ना, ये सेम फोर्स की क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है। तो यदि सेम फोर्स की कंडीशन लगी है तो हमारा जो U है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/K है। सेम फोर्स है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यदि सेम फोर्स है ना तो फॉर्मूला लगेगा U बराबर F²/2K, और F कांस्टेंट है, F कैसा है, कांस्टेंट है, तो U प्रोपोर्शनल टू 1/K। तो जाहिर सी बात है K इंक्रीज होगा तो U घटेगा। अब K1 क्या है, ज़्यादा है K2 से, तो U1 कम होगा U2 से। ऐसे भी कर सकते हो, ये तो समझदारी वाली बात है, ये मैथमेटिकली सॉल्व हो गया। तो हमारा U1 छोटा है U2 से, तो कौन सा आंसर आएगा, A1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। सर वही क्वेश्चन दे दिए क्या, नहीं दिए हैं, अच्छे से पढ़ो। यदि दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 व K2 है और K1 इज ग्रेटर देन K2 है, यहां तक क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन बदला है यहाँ पे, दोनों स्प्रिंग में समान विस्थापन है, तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, समान विस्थापन वाला। कौन सा होता है, U बराबर हाफ KX²। अब समान विस्थापन है तो U प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, K के। इसका मतलब क्या है कि K को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले ही पता लग रहा है K1 इज ग्रेटर देन K2, तो चाहो तो U1 इज ग्रेटर देन U2, आंसर आ जाएगा पहला वाला। दूसरा तरीका कॉम्प्लिकेटेड है, हाफ KX² U2 हाफ K2X², ये कट के समान है, तो U1/U2 बराबर K1/K2। अब पता लग रहा है K1 कैसा है, ज़्यादा है K2 से, तो सीधा सीधा U1 भी ज़्यादा होगा U2 से। ठीक है, चलिए ये इसलिए करवाया है, कभी कभार रेशो दे देता है कि K1 जो है वो दुगना है K2 के, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होगा। तो K1 दुगना है किसके, K2 के। जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि आपको दे रखा है K1 जो है वो डबल है किसके, K2 के। तो उस केस में इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान हो जाता है इस लैंग्वेज में। U1/U2 बराबर, हाँ जी, K1 कितना है, दुगना है किससे, K2 से। ये लो जी, K2 से K2 कट गया तो U1 क्या आ गया, दुगना ऑफ U2। इस तरीके से इसको करना हमारे लिए आसान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ गया हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि हम आपको वेव एंड ऑसिलेशन में ये पढ़ा चुके हैं, और एसएचएम जब पढ़ाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन तब भी हम इसके कुछ टाइम पीरियड के क्वेश्चंस को या वहाँ भी इसको डिस्कस करते हैं। बट टॉपिक आया है स्प्रिंग वाला तो इसको एक बार हल्के से वापस से समझा देते हैं। ध्यान से सुनना। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब है कि स्प्रिंग को या तो जोड़ो या घटाओ। और जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं, तो हमको सबसे पहले जब हम पढ़ते थे 9th क्लास में, 8th क्लास में या जो भी 10th क्लास में, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस याद आता है, और उसी को बेस मान के हम सबको याद भी रखते हैं। हम क्या पढ़ते थे कि यदि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए, यदि ये R1 है, यदि ये R2 है, तो इनका जो नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, जिसकी वैल्यू अपन R इक्विवेलेंट कह सकते हैं, उसकी वैल्यू होगी R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ लिख देते हैं R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे जोड़ते हैं। और हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि सीधे क्यों जोड़ते हैं। आप कहोगे सर डेरिवेशन में क्या आता है। डेरिवेशन में ऐसा क्या होता है कि जुड़ जाते हैं। डेरिवेशन में ये होता है कि सीरीज में जब भी दोनों रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो सभी रेजिस्टेंस में करंट कैसी रहेगी, बराबर, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कैसा रहेगा, अलग अलग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम पूरा इसको यदि अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा। यदि हम इसको नीचे ले आए, है ना, तो क्या पता चलेगा। यदि हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो आपको पता चलेगा कि यदि करंट आई जा रही है तो दोनों रेजिस्टेंस में करंट कैसी है, बराबर, लेकिन वोल्टेज कैसा है, अलग अलग। और ये किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में या श्रेणी में, जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में यदि रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो दोनों प्रतिरोधों पर या सभी प्रतिरोधों पर क्या समान रहेगा धारा, क्या अलग रहेगी वोल्टेज। ठीक है। और यही चीज यदि पैरेलल में हो, यदि यही चीज हम पैरेलल में ऑब्जर्व करें, लीजिए ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये हमारा जोड़ दिया हमने एक बैटरी। माफ करना टॉपिक से हट रहे हैं, पर थोड़ा समझाने के लिए हमको जरूरी होगा ये डायग्राम बनाना। ये लो जी, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, करंट यहाँ से चलेगी आई। अब देखो करंट हमेशा डिवाइड कब होती है, जब उसके पास कई सारे रास्ते होते हैं। यहाँ उसके पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3, और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो हर एक रास्ते में रुकावट है, तो आवेश के प्रवाह की जो दर है वो अफेक्ट करेगी। भाई यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है तो जो करंट है पर सेकंड बहने वाले आवेश जो हैं उनकी दर चेंज होगी। तो जाहिर सी बात है जब अलग अलग रास्ते हों और रास्ते पर अलग अलग क्या हो, रुकावटें हों, तो हर एक रास्ते का जो आवेश प्रवाह की दर है वो बदलती है, कुल मिला के करंट बदलती है। लेकिन जब हम जाते हैं ऊपर की तरफ श्रेणी में तो कोई रास्ता चेंज नहीं होता, जो भी रुकावट होगी टोटल रुकावट होगी, तो हम टोटल जोड़ देते हैं R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ रुकावट टोटल अलग तरीके से जोड़ी जाती है। यहाँ क्या चीज सेम है, देखो इन तीनों प्रतिरोधों का जो इनिशियल पॉइंट है, पहला बिंदु है, वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, माना 20 वोल्ट की बैटरी है। और इन तीनों प्रतिरोधों का जो दूसरा पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, जो कि 0 वोल्ट पे होता है। आपको बता रखा है पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था। तो इन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे पे 0 वोल्ट है, एक सिरे पे 20 वोल्ट है, तो इसका भी विभवांतर B, इसका भी विभवांतर B, इसका भी विभवांतर B। तो इसका मतलब समांतर क्रम में क्या बराबर रहता है, विभवांतर बराबर रहता है। इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये तो हम, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, समझ लो, सीजन चल रहा है तो हाँ जी, इसका यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएं तो क्या होगा, 1/1 R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2, यदि 1/R3 भी अवेलेबल है तो 1/R3, इस तरीके से होगा। ओके। ऐसे ही हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का, और यदि स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक बार इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ना, क्योंकि समझने के पर्पज से बनाया गया है, तो इसका समझाने का काम हो गया।
ये आपको भविष्य में सहायता करता रहेगा, तो इसको हम पैक कर देते हैं जिससे आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ इसके लिए ना बने। चलिए देखिए, अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि स्प्रिंग जुड़ी हैं तो किस तरीके से जुड़ी होंगी। पहला तरीका तो ये हो गया कि हम स्प्रिंग को, पहली स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट कितना है K1, ये जोड़ दी हमने दूसरी स्प्रिंग से जिसका कांस्टेंट कितना है K2, और चाहो तो इसको आप, तुम्हारी इच्छा हो तब तक जोड़ते रहो, एक मास लास्ट में जुड़ जाएगा। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला एग्जांपल। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये पहली स्प्रिंग यहाँ से जोड़ दी दूसरी स्प्रिंग, ये लो जी, यहाँ एक मास लटका दिया। ये किसके सीरीज के एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना डायग्राम, पर अपन दोबारा जरूर बनाएंगे। किसके एग्जाम्पल है, सीरीज। ये लो जी, ये K1 कांस्टेंट वाला, ये K2 कांस्टेंट वाला, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग पर लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल होता है, F F F और F। ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और राजस्थान की जो फर्स्ट ग्रेड है उसके 2011 या 13 का पेपर चेक कर लेना, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही आया है कि समान सीरीज में यदि आपके स्प्रिंग जुड़ी है तो कौन सी चीज सेम रहेगी, फोर्स। क्या लिखेंगे, स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन में, अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने से क्या फायदा है, सीरीज श्रेणी क्रम लिख देते हैं ना, आसान रहेगा। के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी स्प्रिंग्स पर लगने वाला बल समान होता है। लगने वाला बल कैसा रहेगा, समान रहेगा। फायदा क्या है, फायदा आपको साफ दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे टोटल निकालने के लिए, सर जो चीज कांस्टेंट है वो फॉर्मूले में होनी चाहिए। कौन सा चीज कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, या हमारा एग्जांपल में किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो लगेगा F²/2k। अरे क्या होगा, F²/2k लगेगा। कोई तकलीफ है, नहीं है सर। एक स्प्रिंग थी उसका कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो यहां जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है U बराबर U1 प्लस U2, हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस टोटल एक स्प्रिंग बन जाएगी। इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इनको मिला के एक स्प्रिंग बनानी है, ठीक है। और इसका कांस्टेंट कितना हो गया, K इक्विवेलेंट। तो हाफ K इक्विवेलेंट नहीं लगा सकते फॉर्मूला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोर्स की, सीरीज में फोर्स की बात होती है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, F²/2k, क्योंकि इस पे भी मास कितना लटक रहा है, m, ये K इक्विवेलेंट आ गई। U1 कितना है, F²/2k1, U2 कितना है, F²/2k2, क्योंकि सभी स्प्रिंग पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कितनी भी हो, सब पे फोर्स कैसा है, बराबर श्रेणी क्रम में। खिंचाव कैसा है, बराबर। F² हट गया, 2 हट गया, तो आंसर आ गया K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 + 1/K2। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, वैल्यूज K की वैल्यू को घटाता है कि बढ़ाता है। आपसे कहा जाए कि हमारे पास 2 N/m, क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका मात्रक होता है N/m,
दो सेम स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग है, मान लीजिए 2 न्यूटन अपॉन मीटर और 2 न्यूटन अपॉन मीटर। यदि हमको एक ऐसी स्प्रिंग बनानी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो, 1 हो, तो हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे? बताइए। यदि स्प्रिंग कांस्टेंट घटाना है तो उसको किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। देखो, यदि हम जोड़ दें दो स्प्रिंग, हम यहां पे लिख देते हैं श्रेणी क्रम में स्प्रिंगों को जोड़ने पर, समझाएंगे एग्जांपल से, अब लिख लो एक बार। हाँ जी, स्प्रिंगों को जोड़ने पर टोटल या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है, के इक्विवेलेंट, घट जाता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, इधर क्या है, सीरीज है क्या, इधर से पैरेलल है। देखो इधर क्या कहना चाहते हैं, यदि हमारे पास दो स्प्रिंग हैं, ये है 3K जिसका कांस्टेंट है, इसका 6K है। आपसे पूछ लिया, चलो आसान ले लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत इसमें भी कुछ नहीं है, बट ये हो गया 2K, ये हो गया 4K। दो स्प्रिंग हमने जोड़ दी 2K और 4K की, और आपसे पूछा है कि सीरीज में जुड़ी हुई है, तो बताइए नेट जो इसकी एक स्प्रिंग बनेगी या एक जो भी इसका नेट के इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, पूछ लिया। इसका जो नेट के इक्विवेलेंट आएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है के इक्विवेलेंट का, 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, 1/2K प्लस 1/ कितना बोलो, 4K। हाँ जी, कितना आया, एलसीएम कितना आएगा, 4K आएगा। 2 + 1 कितना आया। कई सारे स्टूडेंट इसको आंसर समझ लेते हैं और ये गलती न जाने कितने क्वेश्चंस को खराब करती है, गलत करती है, सिलेक्शन रोकती है। 3/4 के आंसर नहीं है, ये तो 1/K इक्विवेलेंट के इक्वल है। आंसर होगा उल्टा करने पर 4K/3। और जब भी एग्जाम्पल आता है ना 3/4 उसमें अवेलेबल रहता है, लेकिन हम K को पहचान नहीं पाते, तो जैसे इसके ऑप्शन क्या मिलते हैं पता है आपको, ऑप्शन मिलते हैं 4K/3, ऑप्शन बी 3/4K, ऑप्शन सी 4K और ऑप्शन डी 6K। इस तरीके से मिलते हैं कि यदि स्टूडेंट इसको पैरेलल में जोड़ दे तो 6K आंसर मिल जाए, यदि इसको कोई स्टूडेंट पढ़े तो इसको कर दे, और कोई इसको पढ़े तो इसको कर दे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका आंसर में मजा नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। पहली स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना था 2K, इसका कितना था 4K, इसको डिवाइड करो जरा, 1.33K। तो ध्यान रखना, दोनों स्प्रिंगों को मिला के जो कांस्टेंट बना है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा, जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे कम होगा। कभी भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4 और 2 के बीच में नहीं होगा, हमेशा 2 से कम आएगा, जो मिनिमम रहेगा उससे कम आएगा। जैसे यहां 2K कर लिया, यहां K कर लिया। अब इसका आप चेक कर लो, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा K से कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज और है, इसको हम बिना सॉल्व करे सीधे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा, और हमको ये भी पता है कि 2K से कम आएगा, 2K से कम आएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये 1.33 है। ठीक है, ये क्या है, ये 0.75K है। ये क्या, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सीरीज में कभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बढ़ता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता था, तो यहां तो नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि लगभग दोनों 1 से कम आ रहे हैं।
दोनों 2 से कम है तो यहाँ पता नहीं लग पाएगा, यहाँ तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम केस में इस तरीके से वो सेट करके देगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, अब इसके ऑप्शंस आपको यदि ये दे दिए जाएं 5K, K, 2K, D, जो भी दे रखा है, लेस देन K दे रखा है, तो आपको सीधा ऑप्शन जो है वो ये टिक करना है, लेस देन K, या आपको नन दे दे, क्या दे दे, नन, ये लो जी, ये दे दिया, तो आपका ऑप्शन सीधे तौर पे ये टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा घटेगा। किससे घटेगा? जो मिनिमम वाली उससे भी कम हो जाएगा। तो ये 5K ये तो हो नहीं सकता, ये 2K भी नहीं होगा, K भी नहीं होगा और नन आ जाएगा। चेक कर लो, नई स्प्रिंग हम मान लेते हैं कि इस तरीके से बन गई हमारे पास, K इक्वलेंट कितनी आ जाएगी सर? 1/K इक्वलेंट बराबर 1/K प्लस 1/2K, कितना आया? 2K आया, 2 + 1, 3/2K, उल्टा करना पड़ेगा, 2K/3, 0.66 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से 1.66 नहीं है, 0.66 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है ये लो जी, इस तरीके से जुड़े हों या इस तरीके से जुड़े हों या इस तरीके से जुड़े हों या इस तरीके से जुड़े हों। इसको और भी आप बढ़ा सकते हो। तो ये तरीके हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के। पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में, हाँ जी, उसमें फोर्स कांस्टेंट रहता है। यदि हम इसको एक साथ बढ़ाएंगे ना आगे की तरफ, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सोचो इसको नीचे की तरफ बढ़ा रहे हो तो स्प्रिंग एक जैसा आगे बढ़ेगी। समांतर क्रम में जुड़ी हुई सभी समांतर क्रम में जुड़ी सभी स्प्रिंगों पर, यदि सभी स्प्रिंगों का विस्थापन समान होता है। क्या समान होता है? विस्थापन समान होता है। क्या समान होता है? विस्थापन। तो बस अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान है। अब विस्थापन की बात हो रही है, समान क्या है? विस्थापन। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? U बराबर हाफ kx²। देखिए टोटल निकालना चाहते हैं तो U1 प्लस U2, तो हाफ K इक्वलेंट x² बराबर हाफ K1x²। के दोनों में डिस्प्लेसमेंट कैसा है? अरे बोलो, बराबर है। चलिए तो हट गया 1/2x², तो K इक्वलेंट बराबर सीधा सीधा क्या आ गया? K1 प्लस K2। अब देखो ध्यान से, हमेशा जब समांतर क्रम में स्प्रिंग को जोड़ा जाएगा तो रिजल्टेंट जो स्प्रिंग आएगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम से ज्यादा होगा। स्प्रिंगों के समांतर क्रम में जोड़ने पर, हाँ जी, स्प्रिंगों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इक्विवेलेंट या टोटल
स्प्रिंग नियतांक, जिसको क्या लिखते हैं, के इक्विवेलेंट, का मान इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तथा अधिकतम स्प्रिंग नियतांक से अधिक मिलता है, तथा अधिकतम स्प्रिंग नियतांक से अधिक मिलता है। ये नोट लगा के आप लिख लेना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसी को समझने के लिए सबसे पहले पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपन लोग समझेंगे। इसका है k, इसका है 2k, इसका है 4k। तो सीधा सीधा लिख सकते हो k इक्विवेलेंट मैक्सिमम स्प्रिंग का कांस्टेंट कौन सा, 4k, इससे ज़्यादा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि k इक्विवेलेंट क्या है, सीधा सीधा जोड़ना है तो है k1 k2 k3। बोलो जी, k प्लस 2k प्लस 4k कितना है, 6-7 के आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। स्प्रिंग स्थिरांक k1 और k2 के दो स्प्रिंग सीरीज में, ठीक है, श्रृंखला का मतलब क्या है, यहाँ पे श्रेणी में जुड़े हुए हैं, संयोजन का प्रभावी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, बताइए क्या आंसर है। बस यहीं घबरा गए, क्या होगा पता नहीं सर, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं। सर k1 k2 हो सकता है कि वो तो समांतर का होता है। दो स्प्रिंग है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, k1 1/k2, लेकिन उसने इस तरीके से नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। यहीं पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, k1 k2 आएगा, इधर क्या आ जाएगा k2, इधर आ जाएगा k1। अभी भी आंसर नहीं होगा, देखो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, यही समझदारी वाला खेल है। इसको देख के कौन सा टिक कर देंगे, लास्ट वाला ये ऑप्शन, जबकि हमको क्या निकालना होता है, k इक्विवेलेंट k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलिए पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद आप पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो बीच में एक टॉपिक आया था लंबाई के साथ, k1 k2 स्प्रिंग के साथ, वो यहीं कवर करेंगे पूरा, और काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। देखो पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग, जैसा ही नाम से समझ में आ रहा है, हम एक स्प्रिंग लेंगे जिसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब सोचो एक हमने स्प्रिंग ले रखी है लंबाई l की, उसको कई सारे पार्ट्स में या टुकड़ों में बांट दिया, तो लंबाई कम हो गई। तो लंबाई कम होने पर क्या स्प्रिंग कांस्टेंट पे कोई चेंज आता है क्या, ये यहाँ समझना है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। लंबाई बढ़ाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा, लंबाई बढ़ाओगे तो लंबाई घटाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, लंबाई यदि कम ज़्यादा करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट घट जाएगा। कुल मिला के सीधा सीधा लंबाई बढ़ाओगे तो k घट जाएगा, और लंबाई को घटाओगे तो k बढ़ जाएगा। k यदि घटता है तो सॉफ्टनेस आती है, सॉफ्टनेस क्या होती है, बढ़ती है, और यदि k बढ़ता है तो हार्डनेस आती है या हार्डनेस बढ़ती है। कुल मिला के k ज़्यादा है तो वो सॉफ्ट है, k ज़्यादा है तो वो हार्ड है, और k यदि कम है तो वो क्या है, सॉफ्ट है। हम लिख देते हैं k कैसा है, कम है, तो स्प्रिंग कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। और यदि k कैसा है, k का मान है ना, पूरा लिख देते हैं ना, यदि k का मान, और यदि k का मान, हाँ जी, k का मान
यदि k का मान कैसा है, कम है, ठीक है, k का मान कैसा है, कम है, तो k का मान कम होगा तो स्प्रिंग कैसी होगी, नरम होगी, सॉफ्ट होगी, आसानी से खिंचेगी। k का मान यदि कैसा है, अधिक है, ज़्यादा है, बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, हार्डनेस बढ़ रही है या कैसी होगी, वो हार्ड होगी। इस तरीके इसको समझ सकते हो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, हम यदि बात करें जो लर्निंग पॉइंट है, यदि हम बात करें श्रेणी क्रम की, किसकी, श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में स्प्रिंग क्या होती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है। तो दो चीजें समझ में आ गई, क्या, स्प्रिंग यदि जुड़ रही है तो स्प्रिंग की क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, स्प्रिंग की लंबाई इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, लंबाई इंक्रीज हो रही है, और लंबाई बढ़ेगी तो के होगा, घटेगा, तो कैसी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा क्या है कि के इक्विवेलेंट जो आता है ना इस श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, वो मिनिमम से भी कम आता है, क्या हो जाता है, घटता है। के इक्विवेलेंट ऐसे लिखो वापस से, श्रेणी क्रम में के इक्विवेलेंट का मान न्यूनतम से भी कम आता है, न्यूनतम स्प्रिंग नियतांक के मान से भी स्प्रिंग का मान से भी कम आता है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में स्प्रिंग नियतांक घटता है, ये लिख सकते हो, घटता है, जिससे स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाती है। चलिए साहब, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया श्रेणी क्रम वाला। अब इसी चीज को आप समझना चाहो तो आप इसको समांतर क्रम से भी समझ सकते हो चाहो तो। ये लो जी, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि हमको सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। देख रहे हो, अरे गजब, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है फैला हुआ। ठीक है, चलिए, ये हो गया श्रेणी क्रम का। बात करें समांतर क्रम की। समांतर क्रम में क्या होता है, के का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि के इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 प्लस K2 होता है या K3 होता है, जुड़ जाता है। तो हम क्या देखेंगे, के का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। के का मान इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हार्डनेस भी इंक्रीज होगी, ठीक है, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब एक बात लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझ लीजिए, क्या है, ध्यान से समझना। क्या समझने वाला पॉइंट है, यदि समान, जवाब देना है इसका,
यदि समान बल नियतांक चलो मान भी लेते हैं हम आपकी सहूलियत के लिए। 1 सेकंड। समान बल नियतांक के की यदि समान बल नियतांक के की n स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, हाँ जी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा? गजब, बिल्कुल सही जगह लेके आया भाई साहब। चलिए, क्योंकि हमको केवल एक ही चीज चेंज करनी है, एक तो 2 है और अब श्रेणी की जगह किस में जोड़ना पड़ेगा? इसको समांतर में। देखो, यदि स्प्रिंग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए n स्प्रिंग को जिनके बल नियतांक k है, तो ऐसा समझ लीजिए आगे जुड़े हुए हैं, इसका बल नियतांक भी k, इसका बल नियतांक भी k, इसका बल नियतांक भी k, इसका भी k, और कहां तक जुड़े हुए हैं? ये n तक जुड़े हुए हैं। कहां तक? n तक। जैसे ये पहली स्प्रिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, कहां तक है? n तक। तो k इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? k इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1, 1/k2, 1/k3, 1/kn। हाँ जी, k इक्विवेलेंट बराबर बताइए। पहला भी k है, दूसरा भी k है, तीसरा भी k है और चौथा भी k है। तो 1 2 3 4 कितने हैं? n है हमारे पास। तो आंसर कितना आ जाएगा? n/k। लेकिन वही प्रॉब्लम, ये आंसर नहीं है। क्या है आंसर? आंसर है ये आपका, अभी आपने लिखा है 1/k = n/k, तो इसका मतलब k इक्विवेलेंट = k/n। ये है हमारा आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर है k/n। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि यदि अब k की 3 स्प्रिंग आपने जोड़ दी, k केवल कितनी है? 3, तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, k इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है? k/n। जितनी स्प्रिंग है उतना ही 1/n कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? k/3। कितना आंसर आ जाएगा? k/3। समांतर क्रम में हो, चलो इसको यहां बना देते हैं। इसका भी k है, इसका भी k है, इसका भी k है, इसका भी k है, इसका भी k है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में k इक्विवेलेंट बराबर k1, k2, k3, k4 ... kn। तो यहाँ पे पहला भी k है, दूसरा भी k है, तीसरा भी k है, चौथा भी k है और k लास्ट वाले भी क्या है? k है। तो 1 2 3 4 कितने हो गए? n k हो गए। तो हमारा आंसर आ गया n। मतलब गुना हो जाएगा, ये तो 1/n हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल k, तो k इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? n k। कितनी स्प्रिंग है? 2 है, क्या हो जाएगा? 2k। ठीक है, इस तरीके से सीरीज और पैरेलल को आप वापस से समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो यदि बल स्थिरांक k के लिए
के एक स्प्रिंग को, अच्छा, बल स्थिरांक के की एक स्प्रिंग को, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगी, बल स्थिरांक के की एक स्प्रिंग को 1, 2, 3 मतलब 1:2 की लंबाई में काटा गया है। कुल मिला के हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई आप L मान लो, क्या मान लो, L, और हाँ जी, यदि इसकी लंबाई L है तो इसको 1:2:3 1:2:3, ठीक है, ऐसे इसको काट दिया है। आपको भी पता है 3 में काटा है तो 3 भाग ज़्यादा होगा, 2 भाग छोटा होगा, 1 भाग होगा। तो टोटल लंबाई यदि इसकी L है, टोटल लंबाई इसकी L है, तो बताइए 1 भाग का मतलब क्या है, L/6, 2 भाग का मतलब 2L/6। आपको वैसे पता नहीं लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3L/6, ठीक है, अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो एक स्प्रिंग को 3 भागों में बांट दिया, 1:2:3 में काट दिया। बेस सीरीज में जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है सीरीज में जुड़े हुए हैं, और नया बल स्थिरांक K डैश है, तो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन हम समझाते हैं। ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग ली हमने, उसको 3 भागों में बांट दिया, 1:2:3 में काट दिया, समान भाग नहीं काटे, 1:2:3 के 3 भाग काटे। एक काम करते हैं, पहले आपको समान भाग वाले क्वेश्चन करवा देते हैं, इससे ही थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। इसको यहीं छोड़ते हुए हम एक समान भाग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ जी, यदि L लंबाई तथा K स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग को 3 समान भागों में काटकर 3 समान भागों में काटकर 3 समान भागों में काटकर एक बार नहीं 3 समान रुकाओं काटकर निम्न प्रकार जोड़ा जाए, तो कुल तीनों स्प्रिंग तो कुल बल स्थिरांक ज्ञात कर। पहला, यदि तीनों स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, और दूसरा, यदि तीनों स्प्रिंगों को समांतर क्रम में, चलिए क्वेश्चन करके बताइए। देखो L लंबाई की एक स्प्रिंग है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस वजह से पहले ये करवाए हैं, फिर आगे दूसरा करवाएंगे। इसको 3 बराबर भागों में काट लिया है, ठीक है। देखो उसने कहा समान भागों में, जैसे L लंबाई की स्प्रिंग है तो आप कहोगे सर 3 समान भागों में बांटा है ना, तो ये L/3 होगा, ये भी L/3 होगा, ये भी L/3 होगा, 3 समान भाग है। तो हम आपसे पूछे आपने L/3 क्यों लिखा भाई,
आप कहोगे कि सर यहाँ 1:1 मतलब पूरी स्प्रिंग जो है 1:1:1 मतलब समान भागों में बट गई। तो टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 भाग हैं। तो हमारे जो टोटल लंबाई के 3 भाग हैं, ठीक है। अब टोटल कितने हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग कितना होगा? 1/3। दूसरा भाग भी कितना होगा? 1/3। इसका मतलब क्या होता है? 3 भागों में से पहली स्प्रिंग को कितना मिला है? 1 भाग। 3 भागों में से दूसरी स्प्रिंग को 1 भाग, और इसको भी कितना मिला है? 3 भाग। कौन सी लंबाई का? टोटल लंबाई का। तो कितना आया? L/3 पापा समझाते हैं। यदि टोटल 120 रुपये हैं और 120 रुपये को समान भागों में बांटना है, 1:1:1 समान भागों का मतलब 1+1+1+1 मतलब 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में बांटना है। पहले व्यक्ति, ये जो A है, ये B है, ये C है, पहले व्यक्ति को 3 भागों में से कितना भाग देना है? 1। और टोटल रुपए कितने हैं? 120। कितना बटे में आएगा? 40। इसके भी कितने बटे में आएंगे? 40। इसके भी कितने बटे में आएंगे? 40। समान भागों में बट गए। अब सोचो, यही हम ऐसे कह देते हैं कि 120 रुपये हैं और 3 आदमी हैं A B C, और इनको 1:2:3 में पैसे बांटने हैं। मतलब C जो भाग है उसके 3 गुना पैसे होने चाहिए पहले की तुलना में, C के B की तुलना में 2 गुना पैसे होने चाहिए। कैसे बांटे? तो वैसे यदि खुद कॉमन सेंस लगाएं तो परेशान हो जाएंगे। इसमें लॉ लगा देते हैं, नियम लगा देते हैं। 1+2+3 टोटल भाग कितने हैं? 3 और 2 5 और 1 6 भाग है। 6 में से कितने भाग A को मिलेंगे? 1 भाग। टोटल 6 भाग हैं। 6 में से कितने भाग मिलेंगे B को? 2। टोटल भाग कितने? 6 में से कितने मिलेंगे? 3। भाई इनको जो पैसा बटा है टोटल तो मिला के 6 ही है ना। अरे इनको जो पैसा बटा है टोटल तो 6 भाग है। तो 6 में से हमने भाग बांट दिए। अब 1/6 किसका मिलना है? इसको 120 का। इसको 120 का 2/6 मिलना है। इसको 120 का 3/6 मिलना है। तो बताइए क्या लिखेंगे? 120/6 है ना। यहाँ 2 गुणा, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं ना सीधा सीधा। तो बताइए क्या लिखें? ये आ जाएगा 20 रुपये, ये आ जाएगा 40 रुपये, ये आ जाएगा 60 रुपये। चेक कर लो, 120 बट गए। तो इस तरीके से हम इनको बांटते हैं। यदि आपने कभी बचपन में मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इश्यू रहा हो तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो कुल मिला के 1:1:1 में हमने बांट दिया। L/3 में बट गए, या ये कह सकते हैं उसके टोटल भाग 3 है। पहले को कितना मिला? 1/3 टोटल लंबाई का पहले को कितना मिला? 1/3। टोटल लंबाई का दूसरे को कितना मिला? 1/3। टोटल लंबाई का 1/3 L/3 अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा कि K प्रोपोर्शनल टू 1/L। यदि आपने लंबाई को घटाया तो K उसी रफ्तार से बढ़ जाएगा। लंबाई कितनी हो गई? 1/3 हो गई। तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3K। कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3K। कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3K। ये समझदारी वाली बात है। लंबाई को आपने 3 गुना घटा दिया तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब यदि उसको श्रेणी में जोड़ा जाए तो 1/K इक्वलेंट इक्वल टू 3K प्लस 3K प्लस 3K। और आपको तो पता ही है इसको क्या कर सकते हैं? 1 2 3 3/3K। ये लो जी, कितना आंसर आया? 1/K इक्वलेंट इक्वल टू 1/K, और K इक्वलेंट इक्वल टू कितना आया? K आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि तीनों स्प्रिंगों को श्रेणी में जोड़ दें जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे हैं? 3K 3K 3K, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? K आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ, अरे पहले ये सीरीज में तो जुड़ी हुई थी तो पहले K था तो अब भी K है। प्रूफ भी हो गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि ये समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, किस में जोड़ दें? समांतर क्रम में, तो K इक्वलेंट बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3। पहली स्प्रिंग 3K, दूसरी स्प्रिंग 3K, तीसरी स्प्रिंग 3K। कितना गुना हो गया? 1 2 3 9K आ गया। ये लो जी। अच्छा, एक ट्रिक लगा सकते हो, समान स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो K/N हो जाता है। इसके ट्रिक भी लगा सकते हो, समान स्प्रिंग को जोड़ें तो क्या हो जाता है? K/N। तो 3K नाम की स्प्रिंग है 3, तो 3 का डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया? K। और समांतर क्रम में भी कर सकते हो,
समान स्प्रिंग को समांतर क्रम में जोड़े कितना हो जाता है, n गुना हो जाता है। तो समान स्प्रिंग कांस्टेंट की कितनी स्प्रिंग है, 3 के समान कांस्टेंट 3 स्प्रिंग है, कितना आ गया 9 के। ऐसे भी कर सकते। चलिए अब इस क्वेश्चन को करो। यदि बल स्थिरांक k की स्प्रिंग को 1:2:3 की लंबाइयों में काट दिया जाए तो जो टुकड़े बनेंगे उनको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या आंसर आएगा, और समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या आंसर आएगा। और उनका जो आंसर आ रहा है उनका रेशो बताना है। क्या बताना है, उनका रेशो। ठीक है, माना श्रेणी क्रम में आंसर आया k डैश, समांतर क्रम में k डबल डैश आया, तो उसका रेशो अपन को बताना है। तो देखो आपको उस समय बिलीव नहीं था कि सर कैसे आया, अब आपको समझ में हालांकि आ गया होगा कि कैसे आया। 1:2:3 में बांट दिया, इसका मतलब पूरी लंबाई के कितने भाग कर दिए, 3 + 2 + 6 भाग कर दिए। तो पहले पार्ट्स को कितना मिला, टोटल लंबाई का 6 में से केवल 1 भाग मिला। इसको कितना मिला, टोटल लंबाई का 6 में से केवल 2 भाग मिला। इसको कितना मिला, टोटल लंबाई का 6 में से केवल कितना मिला, 3। तो ये कितना आ गया, l/6। ये कितना आ गया, सॉल्व करो भाई इसको, 2 से कितना, l/3। ये कितना आ गया, l/2। अब देखो लंबाई कितनी हो गई, l/6, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 6 के। लंबाई कितनी होगी, l/3 कितना हो जाएगा, 3 के। लंबाई कितनी होगी, l/2, तो कितना हो जाएगा, 2 के। चलो जी पहले जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। किस में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 कितना है, 1/6 के, प्लस 1/3 के, प्लस 1/2 के। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 के आ गया। 1 प्लस डिवाइड करो जी 2, कितना आएगा 3, कितना आया 3 और 2 5 और 1 6, 6 के बाई 6 के आंसर आया 6 के बाई सॉरी 6 बाई क्या आएगा ना, ऊपर आया 6 नीचे आएगा 6 के। देखो हम भी क्या थे, क्वेश्चन को करने लग गए, बाकी का साफ साफ पता लग रहा था कि क्वेश्चन को करने से फायदा नहीं है। स्प्रिंग को काट के वापस आपने सीरीज में जोड़ दिया तो आंसर तो वही आना है ना। आप भी क्या बोलते नहीं हैं, केवल देखते रहते हैं। चलिए दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होने वाला है, आप खुद कीजिए। समांतर क्रम तो बहुत आसान है, अब कोई ये मत कहना सर आसान क्यों करें, हम तो कठिन करेंगे। समांतर क्रम k इक्वलेंट बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3। चलिए जोड़िए, क्या लिखें, 6k प्लस 3k प्लस 2k, कितना आया 6 और 3 9 और 2 11 के। अब हमको आंसर बताना है। समांतर क्रम में k इक्वलेंट कितना है, इसको उसने नाम दिया k डबल डैश। इसको क्या नाम दिया उसने, k डैश। क्या दिया है, k डैश। उसने रेशो पूछा है k डैश का रेशो बताओ k डबल डैश के साथ। तो बताइए हमारा k डैश कितना आ रहा है, k आ रहा है। इसका रेशो किसके साथ, 11k के साथ। k से k कट गया, 1:11 आ रहा है। जरा देखो 1:11 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, ये रुचि 1:11। ठीक है चलिए